अच्छा भाई, सबसे पहले फीफो का फ़ायदा और फीफो का नुकसान। पहला पॉइंट आप ये लिख दीजिएगा, दोनों में लिख सकते हैं आप। इजी टू कैलकुलेट। फीफो को कैलकुलेट करना आसान है, कोई बहुत ज़्यादा आपको एक्सटेंसिव ट्रेनिंग पे पैसा खर्च करना और टाइम खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। सेकंड, वो कहता है, दूसरा फ़ायदा क्या है, वो कहता है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना, वो आपकी रीसेंट प्राइस पे जो है वो वैल्यू करेगी, जो कि ज़्यादा रियलिस्टिक है। कैसे? अब देखो, मेरी बात सुनो। जनवरी में आपने स्टॉक ख़रीदा, सारी परचेजेस ख़रीदी 10 रुपये की, ये मैं प्राइस लिख रहा हूँ, फिर 15 रुपये की, फिर 16 रुपये की, फिर 18 रुपये की, ये आपने परचेज़ की है। फीफो क्या कहता है, जो पहले आया वो पहले जाएगा, यानी कि पहले ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, तो जो बची हुई इन्वेंट्री होगी ना, बची हुई जो इन्वेंट्री होगी वो किस पे मेजर होगी? वो 18 पे मेजर होगी, जो कि सबसे रीसेंट है। देख लो, आपने पहली तारीख को ख़रीदा, दूसरी तारीख को ख़रीदा, 5वीं तारीख को ख़रीदा, 8वीं तारीख को ख़रीदा, तो जो सबसे रीसेंट होगी उस पर आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री बेस्ड है। फिर वो कहता है कि इन्फ्लेशन में, जो मैंने आपको एग्जांपल दिए यहाँ पर 10, 15, 16, 18, ये मैंने इन्फ्लेशन की दिए, देखो, जिसमें प्राइसेस बढ़ रही हैं। अब जब प्राइसेस बढ़ रही हैं तो जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो किस पे वैल्यू करेगी? वो सबसे हाई प्राइस पे वैल्यू करेगी। इज दैट राइट? अब ये इतना आपको पता होना चाहिए कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जब बढ़ता है तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन में फीफो आपको हाई प्रॉफिट देगा। देखो, ये इन्फ्लेशन आ रही है ना, 10, 15, 16, देखो प्राइसेस बढ़ रही हैं, ये प्राइसेस हैं। अब जब प्राइसेस बढ़ रही हैं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो सबसे रीसेंट पे बेस करती है, क्योंकि फीफो कहता है जो पहले आया है वो पहले बिक जाएगा, ये बिक गया, ये भी बिक गया, ये बिक गया, ये रह गया। तो जब आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री सबसे रीसेंट प्राइस पे, जो कि ज़्यादा बढ़ी हुई है, उस पर वैल्यू कर रहे हैं, तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ी हुई होगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ती है तो प्रॉफिट भी बढ़ता है, और यही इसका एक नुकसान हो जाएगा। हाई प्रॉफिट की वजह से आपको ज़्यादा, जिसे कहते हैं, टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, इसका एक और नुकसान है, आउटडेट प्राइसेस। मतलब जो आप कॉस्ट इस पे निकाल रहे हो ना, वो आउटडेट प्राइस है। देखो, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जनवरी में आपने 20 यूनिट ख़रीदे 5 रुपये के, फ़ैब में ख़रीदे आपने 30 यूनिट 6 रुपये के, मार्च में आपने ख़रीदे 40 यूनिट 7 रुपये के। अब अप्रैल में सेल आ गई है 15 यूनिट की। आप कौन सी कॉस्ट लगाओगे? आप ये वाली कॉस्ट लगाओगे जो सबसे पुरानी है, बराबर। तो वो यहाँ पर यही बात कर रहा है कि इसमें जब आप सेल्स की कॉस्ट लगाते हो, सबसे पुरानी आउटडेटेड प्राइस होती है। ठीक है भाई। उसके बाद एफ को एवरेज कॉस्ट मेथड, एवरेज निकालते हैं। ठीक है ना। इसका फ़ायदा क्या है भाई? इसका फ़ायदा भाई ये है कि इक्वल, जिसे कहते हैं, कि सबकी प्राइस होगी। फॉर एग्जांपल, अगर सिर्फ मैं जनवरी की बात करूँ, जनवरी, पहली जनवरी को मैंने गुड्स ख़रीदे थे 15 रुपये के, और जब मैंने 25 जनवरी को ख़रीदी है ना, वो मैंने ख़रीदे हैं 35। यानी कि देखो प्राइसेस में कितना फ़र्क है। एफ को क्या करेगा, इन सबको एवरेज कर देगा, इन सबको एक ही प्राइस पे ले आएगा, इक्वल प्राइस। ठीक है भाई। एक तो ये इसका फ़ायदा होता है कि जो जितनी भी चेंजेस होती हैं प्राइस की, वो सब खत्म हो जाती हैं, हम एक ही प्राइस में कर लें। वाइडली एक्सेप्टेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक एफ को जो है वो वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स वगैरह में। ठीक है। नुकसान क्या है कि आपको एवरेज कॉस्ट हर बार कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। आपको जब भी सेल करेंगे आपको उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। ठीक है भाई। और एक और नुकसान क्या है कि एवरेज कॉस्ट ज़रूरी नहीं है कि वही कॉस्ट हो जो कि आपने एक्चुअल पे की है। देखो, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। जनवरी में आपने 100 यूनिट ख़रीदे 10 के, फ़ैब में आपने 100 यूनिट ख़रीदे 20 के, और मार्च में आपने 100 यूनिट ख़रीदे 30 के। अब मैं आपसे बोलता हूँ, ज़रा इसकी एवरेज निकालो, तो आप क्या करोगे? 1000, 2000 और 3000, ये हो गया 6000। 6000 को मैं डिवाइड कर दूंगा 300 से, ये कितना आ रहा है बेटा? ये आ रहा है आपका 20।
अब मुझे बताओ, जो मैं 20 सबको मैंने वैल्यू कर दिया है 20 पे, क्या ये मैंने 20 पे खरीदा था जो मैंने वैल्यू कर दिया? क्योंकि मैंने सबको एवरेज कर दिया ना, मैंने सारे जिसे कहते हैं अपनी इन्वेंट्री को सबको 20 पे कर दिया। कह रहा है भाई आपने जो एवरेज कॉस्ट निकाली है, ज़रूरी नहीं है कि आपने एक्चुअल प्राइस भी वही पे की हो, तो जो आप एवरेज लगा रहे हो वो एक्चुअल प्राइस नहीं है। ये इसका एक लिमिटेशन है, एक डिसएडवांटेज है। ठीक है ना, मैंने तो 30 भी पे की है, लेकिन वो सबकी कॉस्ट क्या लगा रहा है, 20 लगा रहा है। ठीक है भाई।